अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलते हैं जी। इंटरनल एनर्जी की हम बात करें तो अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमने इस कंटेनर में गैस ली हुई है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उस मोशन की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं, जिसकी वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। आपको बताता चलूं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फोर्सेस की वजह से आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैस ऑफ अर्थ है और ये आपके पास दूसरा मैस है, तो ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसकी जैसे आप इसको रिलीज करते हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई एनर्जी स्टोर थी जिसको जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर आप इस मैस को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएं तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ये किस वजह से है? ड्यू टू फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। और ये जो है ड्यू टू मोशन। आप देखें गैसेस में, लिक्विड में मूव भी करते हैं या वाइब्रेशन की वजह से। सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट फिक्स पॉइंट। ठीक है। सो किसी भी सैंपल की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। सो इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड चेंज होती जाती है। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हर वक्त चेंज हो रही होगी। लेकिन जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पे टोटल काइनेटिक एनर्जी की एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। सो सम ऑफ, इससे ये साबित हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सो सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस, ये लफ्ज़ आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा जब मैं सिमुलेशन दिखाऊंगा। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स, या आप एटम्स भी लिख सकते हो, ऑफ द सब्सटेंस। ठीक हो गया। सो सब्सटेंस की अगर अमाउंट चेंज होगी, मैस चेंज होगा, तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सैंपल का साइज चेंज कर देते हैं। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो इंटरनल एनर्जी होगी। इस सब्सटेंस के अंदर जो ऑल पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर है वो इसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं तो आइडियल गैस में बच्चों आपको ये बात पता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होती, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। सो जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़ाहिर है नॉन ज़ीरो होगी, और वो उसकी वेलोसिटीज़ की वजह से, मोशन की वजह से। और हमने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो दैट इज़ इक्वल टू 3/2
के टी, वेयर के इज कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये बात आपको पता चल रही है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर आपके पास इस सैंपल में फॉर एग्जांपल ये आइडियल गैस, ये एन मॉलिक्यूल्स हैं, और एन मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? शाबाश, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, एन के टी। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सैंपल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और इंटरनल एनर्जी जो होगी वो बी यही होगी, दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसी सैंपल, फिक्स सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस का अगर आप इंटरनल एनर्जी चेंज करना चाह रहे हो तो यू शुड चेंज इट्स टेम्परेचर। अगर आप आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, तो डेल्टा यू क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस को चाहे कंप्रेस कर दें चाहे एक्सटेंड कर लें, उसकी इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी। सो इंटरनल एनर्जी का मतलब आप समझ गए। और अगर आप लिक्विड की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजर होते हैं, इसलिए उनमें पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी होगा इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, जो कि ज़्यादा होगी, सिग्निफिकेंट होगी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी होगी, लेकिन वो रैंडम मोशन की वजह से, लेकिन वो उसकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी कम होगी। अगर आप रियल गैस की बात करेंगे तो रियल गैस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव भी कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्सेस भी लगा रहे होते हैं, इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ये याद रखना, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसी गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगी, और टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास चेंज हो जाएगी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ कैन वी चेंज इंटरनल एनर्जी। हमारे पास क्या मेथड्स हैं? चेंज मतलब हम फॉर एग्जांपल हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? तो आपको पता है बच्चों कि एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है दो तरीकों से। पहला मेथड क्या हो सकता है कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस पे वर्क करते हो, वर्क डन करते हो, तो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है बाय मैकेनिकल मीन्स। सो वर्क आप कर दें किसी सिस्टम पे तो एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी बाय मैकेनिकल वेज। ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस पे उसको हीट सप्लाई करते हैं। ये दोनों तरीके, टू मेथड्स जो हैं, ये क्या करते हैं? ये दे आर द मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी को अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, that will be equal to the sum of thermal energy supplied, this Q is thermal energy supplied plus work done on the system. This is known as first law of thermodynamics. कैसे इसको स्टेट करेंगे? लिख लें आप कि इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी of a substance is equal to the sum of thermal energy supplied to the system या sum of heat added to the system and work done on the system। अभी हम आपको बताएंगे सिमुलेशन से कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, मेरी स्क्रीन को देखें, मैं आपके पास शेयर करता हूं।
बच्चों आपके पास ये एक फिट सिमुलेशन है और हम देखना चाहेंगे कि आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वो जो दो मेथड हमने डिस्कस किए उनको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसमें हम गैस पार्टिकल्स हमने यहाँ से इस कंटेनर के अंदर छोड़ दिए। पहला काम हम क्या करते हैं कि वी सप्लाई हीट, यहाँ से हीट एनर्जी सप्लाई हम कर रहे हैं। तो आप ज़रा गौर करना, मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है या उनकी स्पीड है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज हो रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर आप ऊपर गौर करें तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जा रहा है। अगर मैं वापस करता हूँ इसको, अब देखें मैं इससे हीट निकाली जा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सो एक तरीका ये है कि हीट आप इस पे इसको दे रहे हैं और साथ में अगर हीट निकाल लें तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। दूसरा बच्चों, अगर हम कोई हीट नहीं दे रहे और हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो है अब इसके ऊपर वर्क डन करते हैं। अब ज़रा गौर करना आप कि मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, गैस को मैं इसके ऊपर वर्क डन करता हूँ, तो मॉलिक्यूल्स की मोशन पे आपने ज़रा गौर करना है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी देख लें इसको गौर से और ये देखें मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, स्पीड है, वो इंक्रीज हो गई है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है और एज ए रिज़ल्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, एज ए रिज़ल्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। दूसरी बात यहाँ पे देखें कि अगर आप इस चीज़ के देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है कि एवरेज स्पीड और स्पीड की हम बात कर रहे हैं और हम ये ज़रा गौर से देखना आपने, एवरेज स्पीड क्या है फॉर, अब देखें एवरेज स्पीड, ये एवरेज वैल्यू शो हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, लेकिन ये जो है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड की। अब स्पीड वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इधर स्पीड है, तो अब देखें स्पीड रैंडमली वेरी हो रही है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने देखना है कि अगर मैं इसमें हीट ऐड करता हूं तो एवरेज स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है। यू कैन सी कि एवरेज स्पीड इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और जो आपके पास रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स है वो तो रैंडमली आप देख सकते हैं कि उसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो अगर मैं इससे हीट निकाल रहा हूँ सिस्टम से, सिस्टम हमारा क्या है, गैस है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिक्रीजिंग, सो जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास डिक्रीज हो रही है। सो हमने ये दिखाया आपको कि जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें साइन कन्वेंशन आप देखें कि अगर हम हीट निकाल रहे हैं तो फिर क्या होगा, अगर जो है वर्क सिस्टम कर रहे तो फिर क्या होगा। अगर बच्चों Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम। अगर Q माइनस है तो इसका मतलब यहां से देख लें कि ये इस नंबर को डिक्रीज करेगा, तो दैट इज हीट टेकन आउट, ये कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम। अगर बच्चों W पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्म इसको पॉजिटिव टर्म इसमें ऐड होगी तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, दैट इज वर्क
डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या होगा कि गैस को आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन। और अगर W नेगेटिव होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे रही है। अगर डेल्टा U पॉजिटिव है तो मतलब है दैट विल शो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जाहिर है किसी चीज का अगर चेंज पॉजिटिव है तो दैट विल शो कि वो चीज इंक्रीज हो रही है, और अगर चेंज नेगेटिव है तो इसका मतलब होगा दैट इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैंने आपको सिमुलेशन से तरीके बता दिए थे कि कैसे हीट ऐड कर सकते हो, कैसे हीट निकाल सकते हो, कैसे वर्क सिस्टम से ले सकते हो। अब देखो, अगर ये आपके पास गैस है और ये आपके पास पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, ये इधर से इस इस पोजीशन पे चला जाता है। बिफोर इसकी ये पोजीशन थी और आफ्टर ये है। तो आप देख लें वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज हो गया है। तो इसमें हम कहेंगे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में डिक्रीजिंग इफेक्ट होगा। गैस अपनी एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रही है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम मीन, सिस्टम क्या है इस केस में, सिस्टम क्या है, ये गैस है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाटर है और इसमें आपने एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगाया हुआ है और हीटर इसको हीट दे ही जा रहा है, तो इस केस में सिस्टम अगर हम ले रहे हैं वाटर को, तो इसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या होगा, हम इसको हीट दे रहे हैं, इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा या नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी फिर क्या होगी, हीट इसको सप्लाई की जा रहे हैं और वर्क डन, कोई कंप्रेशन या कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही। बहुत नेग्लिजिबल एक्सपेंशन अगर हो भी रही है वॉल उसकी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, तो उसको अगर हम इग्नोर भी कर देते हैं, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। सो एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों के मतलब मैंने आपको बता दिए कि उसमें इंटरनल एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास ये करते हैं दिस इज Q प्लस W, और एक क्वेश्चन आता है कि आप 60 जूल थर्मल एनर्जी या हीट, थर्मल एनर्जी भी लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं, इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। इन जनरल हम बात करें, सिस्टम कोई भी हो सकता है। ये पहला काम किया हमने, और दूसरा काम हमने ये किया है कि 40 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों, व्हाट इज डेल्टा यू। तब आप देखेंगे कि हीट एनर्जी जो है वो टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम है। सो Q विल बी नेगेटिव -60 जूल, एंड 40 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो 40 जूल एनर्जी उस गैस को या सिस्टम को सप्लाई की जा रही है, तो दैट विल बी पॉजिटिव। आप एनर्जी निकाल ज्यादा रहे हो, दे कम रहे हो, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। देखें, अगर आप जितने फैक्टर से निकाल रहे हो उतने ही फैक्टर से डालोगे तो ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। अगर आप निकाल ज्यादा रहे हो, ट्रांजैक्शन ज्यादा कर रहे हो और आपके अकाउंट पे कम पैसा आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, वो फिर आप लॉस में जाओगे। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है और आपके अकाउंट में पैसा आ ज्यादा रहा है और आप ट्रांजैक्शंस कम कर रहे हैं, तो फिर सेविंग वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है। और इसी चीज को देखने के लिए हम ये काम कर सकते हैं
एक और सिमुलेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। इसमें देखें, थर्मल एनर्जी 0 जूल दे रहे हैं हम, वर्क डन भी 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास 0 है। अगर मैं कोई वर्क डन नहीं कर रहा, कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि थर्मल एनर्जी ऐड करता जा रहा हूँ। लेट्स से मैंने, अब देखें, 8 जूल थर्मल एनर्जी सप्लाई की, वर्क डन इज 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव 8 जूल। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो आपके पास इंक्रीज होगी। अब देखो बच्चों, अगर इसको यहाँ से देखें, इससे क्या हो रहा है कि अगर हम इसको ये देखना चाह रहे हैं कि इससे टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप देख लें यहाँ पे कि टेम्परेचर जो है इसका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ये देखें, टेम्परेचर आपका 316, फिर इंक्रीज होते होते आपका इस थर्मल एनर्जी की वजह से इसका टेम्परेचर यहाँ तक इंक्रीज हो गया। अब क्या करते हो बच्चों, अगर आप इसमें थर्मल एनर्जी जो है वो आप कम करते जा रहे हो, इसको माइनस में ले जाते हो, इसका मतलब यू आर डूइंग कूलिंग। ठीक है। और इससे जो है आपका हम्म, अब देखें, इससे जो आपका टेम्परेचर है वो आपका कम हो गया है। तो टेम्परेचर को, ये देखें, कूलिंग से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा। तो क्यू -8.8, दिस इज 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी -8.8 जूल, डिक्रीज हो रही। अगर आप दोनों को छेड़ते हो, फॉर एग्जांपल इसको आपने रखा है 5.2 और वर्क भी करते हो सिस्टम पे, ये देख लें, तो आप इस पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो जो आपके पास, अगर आप इसको प्ले कर दें तो देखें, टेम्परेचर विल चेंज। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपकी इंक्रीज होती गई, और जो चे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो ये है। तो दोनों चीज़ें, अगर आप वर्क को माइनस में, वर्क डन बाय द गैस कराते हो, ये देखें, नाउ द गैस इज डूइंग वर्क। और अगर आप इसका वो देखें तो टेम्परेचर ऑफ द गैस विल डिक्रीज डिक्रीज, और यहाँ तक आके वो हो जाएगा। सो आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आपके पास दो तरीके हैं, या आप क्यू को हीट उसमें सप्लाई कर दो और साथ में वर्क डन कर लो। अगर एक बंदा कहे जी हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या थर्मल इंटरनल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी, तो आंसर जो है क्या होगा कि वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि साथ अगर आप वर्क डन कर रहे हो, तो अगर गैस के ऊपर वर्क डन भी कर रहे हो, थर्मल एनर्जी भी दे रहे हो, तो दोनों चीज़ें उसको इंक्रीज करेंगी। अगर आप क्यू जो है वो थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, लेट से 80 जूल की, और साथ में गैस से वर्क डन ले लेते हो, उसको एक्सपेंड करवाते हो, वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, और दैट इज -100 जूल, तो आप देख लें इससे जो इंटरनल एनर्जी है वो 20 डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप थर्मल एनर्जी 80 जूल सप्लाई करके जो वर्क डन बाय द गैस करवाते हो, वो लेट से आपके पास 60 जूल है, तो फिर आपके पास 20 जूल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी। तो बात सीधी सी सिर्फ इस नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, देख लें कि इससे जो टेकन आउट कर रहे हो एनर्जी, वो अगर जो इनपुट है उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर आप उससे कम कर रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। दैट डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। अच्छा जी, अब अगर इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप, ये क्वेश्चन है कि कंप्रेशन ऑफ an ideal gas एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी और सारी चीज़ों को बताना है कि क्या होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर है बच्चों, तो इसका मतलब, और आइडियल गैस भी है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। और क्यू और डब्ल्यू की बात करें तो वो क्या होगा,
अब आपको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज क्यू प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज ज़ीरो। और आप क्या कर रहे हो कि कंप्रेस कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस, सो डब्ल्यू जो है आपके पास पॉजिटिव होगा। बेसिकली अगर हमें ये बताना हो कि डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू के सिर्फ साइन बताने हो, प्लस माइनस और नो चेंज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस केस विल बी ज़ीरो। आप क्या कर रहे हो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन हो रही है, डब्ल्यू पॉजिटिव। सो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो ज़ीरो नहीं होगी। सो ये एक एग्जांपल थी। अगर आप इसमें और एग्जांपल्स भी ऐड करना चाहें, देखना चाहें, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आइस टू वाटर, आइस इज मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस केस में इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, आइस से पानी बनने के लिए थर्मल एनर्जी तो चाहिए होती है, ऐसे तो नहीं आइस पानी में बन जाती। तो अब अगर हमने देखना हो कि डब्ल्यू, क्यू, डेल्टा यू, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ साइन में बताना हो, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, तो थर्मल एनर्जी इस केस में सप्लाई हो रही है आइस को, आइस हमारे पास सिस्टम है, तो थर्मल एनर्जी उसको मिलेगी तो वो पानी में कन्वर्ट होगी, क्यू इज पॉजिटिव। और आइस और वाटर की डेंसिटी में थोड़ा सा फर्क है, निग्लिजिबल सा फर्क है, इससे चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, बहुत कम फर्क है, तो इसलिए वर्क डन जो है इस केस में ज़ीरो है। ठीक है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। ज़ाहिर है डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, सो इफ क्यू इज पॉजिटिव, डब्ल्यू इज ज़ीरो, देन डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। सो इंटरनल एनर्जी जो है, अब जब आप आइस से वाटर में जाते हो तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंटरनल एनर्जी जो है उसकी इंक्रीज, जब आप कोई भी सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो बॉन्ड्स जो हैं वो बॉन्ड्स आप ब्रेक करते हो, सो पोटेंशियल एनर्जी जो है उस केस में इंक्रीज हुई। लेकिन अ, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि ये डेल्टा ई के, सॉरी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव बिकॉज द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। सो इंटरनल एनर्जी इस केस में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है। बट टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें बच्चों और एग्जांपल भी हम कर सकते हैं। अगर बच्चों ये एग्जांपल हो कि हीटिंग ऑफ ए सॉलिड विद नो एक्सपेंशन, इस केस में हमने बताना हो कि इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्यू क्या है, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, क्या है। सो आपको पता है डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, नो एक्सपेंशन मीन, आप खुद सोचें, नो एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि वर्क डन जो है वो आपके पास जीरो है, देर इज नो चेंज, नो वर्क इज डन, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, सो वर्क डन इज जीरो। और हीटिंग, आप हीट कर रहे हो तो आप थर्मल एनर्जी इसको सप्लाई कर रही हो, ये पॉजिटिव है, सो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, सो डेल्टा यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी जो है आपके पास दैट विल इंक्रीज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ओके जी, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी और उसको कैसे यूज़ करना है।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।